everyone, I am Neelam, founder of Poonam Academy, and welcome to my channel. I hope you are doing well for your board exams. Now, let's begin chapter number 1 of class 10, Geography, Resources and Development. So, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource, right? So, in 8th class, you have already studied that everything that can satisfy our needs is termed as resource, right? लेकिन अभी आप कौन सी क्लास में हैं? नाउ यू आर इन 10th क्लास. सो डेफिनेशन क्या हो गई है? अभी एक्सपैंड हो गई है, राइट? तो आपको क्या करना है, जब भी बोर्ड एग्जाम में आपका ये 1 मार्क में अभी क्वेश्चन आता है, तो यू शुड राइट everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided. ये आपको तीनों वर्ड्स यूज करने हैं: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. लेट मी क्लियर यू. ओके, नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल? अब ये तो हमें पता चल रहा है कि एनवायरमेंट में जो भी एवरीथिंग जो भी हमारे लिए अवेलेबल है नेचर में, ठीक है, एनवायरमेंट में, जो कि हमारी नीड्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, वो क्या हुआ, रिसोर्स हुआ. ये हम 8 तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिया है प्रोवाइडेड. तो प्रोवाइडेड मीन्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. अगर कोई भी रिसोर्स हमारे पास में है, लाइक वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, राइट? H2O फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So do we have that technology to separate these gases from the water? No. So that water is a resource for us, but there is no technology to separate these gases, these 2 gases, and to extract these gases from the water, right? So यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है वो हमारे, राइट? अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल, राइट? इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब ये होता है कि कोई भी रिसोर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल तो हो गया हमारे लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास में है तो हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है, कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट? लेकिन अफोर्डेबिलिटी अगर नहीं है, टेक्नोलॉजी है, गुड्स प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास में अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसको बाय करने के लिए, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हुआ. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल मीन्स अफोर्डेबिलिटी, ओके, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स दैट रिसोर्स will be accepted by all the members of the community, or I can say religious community, ठीक है? किसी को भी उस पर्टिकुलर रिसोर्स से हार्म नहीं होना चाहिए, वो ही हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है? हमें पूरी सोसाइटी मेंबर्स मीन्स पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलना है, ठीक है? तो सबके लिए उसमें फायदा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए हमारे पास में, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, यानी कि इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन. हियर वी कैन सी द ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन, राइट? तो कौन इंटरैक्ट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है? ह्यूमन बीइंग किससे इंटरैक्ट कर रहा है? नेचर से इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है? फिर नेचर से रॉ मटेरियल हमारे पास में आ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है. लेकिन कन्वर्ट करने के लिए वी नीड प्लेस, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को रोल प्ले कर. नाउ लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. Resources can be classified into 2 parts, right? Natural resources and human resources. Again, there are some sub-classifications, like natural resources are again divided into 2, renewable resource and non-renewable resource. ठीक है? फिर रिन्यूएबल को हमने क्या कर रखा है, वापस से क्लासिफाई कर रखा है कंटिन्यूअस और फ्लो, दैट इज एग्जांपल विंड एंड वाटर,
Second classification is biological. Biological again divided into two parts: natural vegetation and wildlife. ठीक है, flora and fauna, right? If I talk about the human classification, human resource classification, then the structures and institutions, quantity and quality, human resources की यहाँ बात हो रही है, ठीक है. अब अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल को भी अगेन इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है किसमें, रिसाइक्लेबल क्या है, मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, राइट, एंड नॉन रिसाइक्लेबल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीप स्टडी करते हैं, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, राइट. तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि 1 मार्क में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क्स से भी बन सकता है और 5 मार्क्स से भी बन सकता है, राइट. तो आप इसको, इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट, involves interactive relationship between nature, okay, 1 minute, yeah, nature, technology and institutions, right. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development, right? So, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, the process of transformation. Transformation मतलब क्या होता है, चेंज होना, ठीक है. वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. In the process in which the things are transforming, कौन सी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, that is those things which are available in our environment, ठीक है. और an interactive relationship between the nature, technology and institution, ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, नेचर से भी कनेक्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी से भी और इंस्टीट्यूशन से भी, और वो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट. तो ह्यूमन बीइंग्स किससे इंटरेक्ट कर रहा है, नेचर से कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, थ्रू टेक्नोलॉजी, और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहा है फर्दर टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज अज्यूम्ड बाय मेनी? दे आर नॉट. हम लोग सोचते हैं फ्री गिफ्ट है नेचर का, ठीक है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है. ह्यूमन बींग्स क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज के. अगर मान लीजिए ह्यूमन बींग्स नहीं होते तो रिसोर्स को कौन एक्सेस करता, ठीक है. तो रिसोर्सेज क्या थे, वेस्ट थे. अगर ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होते तो ह्यूमन बीइंग्स themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. Okay? तो ह्यूमन बीइंग्स क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, एसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज के. और वो क्या कर रहे हैं, जो भी मटेरियल एनवायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर रहे हैं. किस में चेंज कर रहे हैं, इनटू द रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्सेज, जिनको हम यूज कर पाए, और उसको फिर क्या कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं. तो अब उसको क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन यहाँ पे देखो ओ आ रहा है, तो यहाँ पे मेमोरी ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, बायोटिक और ए बायोटिक. इसमें भी तो मैंने आपको बताया इसमें आपको मेमोरी टेक्निक लर्न करनी है, बायोटिक एंड ए बायोटिक, क्योंकि किसके ऊपर क्लासिफिकेशन है, ओरिजिन. बायोटिक और ए बायोटिक. बायोटिक का ऑपोजिट क्या हुआ, ए बायोटिक, ठीक है. बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, ए बायोटिक मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है. इसका क्या क्लासिफिकेशन है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल. यू ऑल नो those resources which are renewed like sunlight. नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं और उनको thousands और 100 of years लगते हैं to renew themselves, right? So on the basis of ownership, individual, community, national and international, ये मैं आपको डिटेल में अभी आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserve. So now let me explain in detail to you types of resource. Okay, on the basis of origin, biotic resources and abiotic resources.
ठीक है, आया कहाँ से, ओरिजिन मतलब जन्म कहाँ से हुआ है, राइट, कहाँ से पैदा हुआ है। तो बायोटेक रिसोर्स में क्या हो गया, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, ठीक है, एंड हैव लाइफ। कौन कौन आ गए इसमें, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, ठीक है, प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल किंगडम, राइट, फिशरीज, लाइव स्टॉक एज यू ऑल नो, ठीक है, एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट इज abiotic resource, all those things which are composed of non living things, ठीक है, वो हो गए abiotic resource, right, for example rocks and metals. Now let's come to the second classification on the basis of exhaustibility, ठीक है भाई, कितना लाइफ टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड or reproduced by the physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. Okay, यहाँ पे 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which resources are known as replenishable resources. replenish मतलब जो रिन्यू हो जाते हैं वापस, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है renewable resources. एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमें पता है सोलर एनर्जी, सनलाइट आपको डेली आ रही है, ये रिन्यू हो रही है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द विंड, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये क्या होते हैं, ये रिन्यू हो जाते हैं बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। तो द रिसोर्सेज में फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड दिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट, दीज अकर ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। इसको प्रोड्यूस होने में कम से कम कितना टाइम लग जाता है, क्रिएट होने में 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं, 100 ईयर्स भी लग सकते हैं, राइट। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जांपल एंड रिसोर्स ऑफ सच रिसोर्सेज, जैसा कि आप 8th क्लास में कोल एंड पेट्रोलियम, आपका शायद एक चैप्टर था, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि कितना टाइम लगता है कोल को फॉर्म होने में, पेट्रोलियम को फॉर्म होने में, राइट। सो इट टेक्स 100,000 एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, राइट। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज जैसे मेटल हैं वो रिसाइकलेबल है, इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके वापस से रीशेप कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सम फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल, लेकिन जो कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उसको हम वापस से रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, राइट, एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। पेट्रोल को आपने यूज किया, वो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये नया पार्ट है, ये आपका 8th क्लास में नहीं था, ठीक है। ये सब तो आपने ऊपर जो पढ़ा है ये आप ऑलरेडी 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इसको कौन ओन कर रहा है, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। मेनी फार्मर्स, जिनके पास में क्या है, तो many farmers own land which is allotted to them by government, ठीक है, against the payment of revenue. बहुत सारे फार्मर्स को क्या दिया गया है, अब ओन लैंड, उनको लैंड अलॉट की गई है, मतलब which is allotted to them, किसने अलॉट की है, गवर्नमेंट ने की है, ठीक है, किसके अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। विलेजेस में हम देखते हैं देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप, जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी बीघा जमीन है, बड़ी बड़ी लैंड है, जिसको हमने ऑलरेडी पालमपुर वाले चैप्टर में पढ़ा था 9th क्लास में, राइट। और बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, या तो उनके पास में 2 एकड़ की लैंड है, ठीक है, या फिर हम देखें कि वो लोग लैंडलेस। अर्बन पीपल में, अगर हम अर्बन पीपल की बात करें, ठीक है, अर्बन पीपल मतलब हम लोग सिटी एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों के पास में अपने प्लॉट्स हैं, हाउसेज और अदर प्रॉपर्टी। ओनरशिप मतलब क्या है कि आप मालिक हैं, राइट। So, plantation, pasture lands, ponds, water and wells, ठीक है। Examples are resources, जो कि कौन है ओनर, इसका इंडिविजुअल्स ओनर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिविजुअल में एक की प्रॉपर्टी है, राइट, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हम बोले यहाँ पे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, चाहे वो लैंड है, चाहे वो हाउस है, चाहे वो प्लॉट है, ठीक है, चाहे वो एक इंडस्ट्री है, whatever. Now community owned resources, these are the resources which are accessible
to all the members of the community. ठीक है, वो रिसोर्सेज जिसको कौन एक्सेस कर रहा है, जितने भी मेंबर्स है कम्युनिटी के वो उसको एक्सेस कर, राइट। विलेज कॉमन्स, ठीक है, विलेज में हम लोग देखते हैं कि लाइव स्टॉक रियरिंग के लोग करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं स्पेशली। तो क्या करते हैं, कैटल्स को ग्रेस कराने ले जा रहे हैं ग्राउंड में, फिर बरियल ग्राउंड्स होते हैं, फिर विलेज है, ठीक है। तो पॉन्ड, विलेज पॉन्ड्स हैं, पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स है, हम देखते हैं, हम पब्लिक पार्क्स में जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग को अलाउ है ना, ऐसा थोड़ी किसी को मना कर देते कि आप मत आओ पार्क में। तो क्या है, क्यों अलाउ किया जाता है, बिकॉज वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, राइट। पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड जैसे हैं, अर्बन एरियाज का बताया है, आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो हुए कि जो सारे कम्युनिटी के मेंबर्स उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। जैसे आप पब्लिक पार्क में जाते हैं, जू में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सारे कम्युनिटी के मेंबर्स उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। नाउ नेशनल रिसोर्स, नेशनल से ही पता चल रहा है किसके रिसोर्सेज, नेशन के रिसोर्स, दैट आर कॉल्ड द नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज नेशन को बिलोंग करते हैं दैट आर कॉल्ड द नेशनल रिसोर्स। द कंट्री के पास में लीगल पावर्स है कि वो उनको क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर के लिए। यू माइट हैव सीन कि रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवेज हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल्स। हम देखते हैं रेलवे ट्रैक्स जो बिछाए जाते हैं, ठीक है, जब उनका लेइंग होता है तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बीच में विलेज पड़ते हैं और बीच में ऐसे प्लॉट्स आ रहे हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको हटाया जाता है ना, फिर उनको थोड़ा बहुत जितना भी उस प्रॉपर्टी का बनता है वो पैसा देके उस ट्रैक को वहां पे आगे बढ़ाया जाता है, राइट। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड, किसने अथॉरिटीज को पावर दे रखी है, गवर्नमेंट ने, कि वो लैंड को अक्वायर कर सकते हैं, राइट। जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, और लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया हमारे पास में कितना है, अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स, ये एक नंबर में आता है, आपको लर्न करना है। यानी कि 22.2 किलोमीटर का एरिया, ओशनिक एरिया किस में आ रहा है, हमारे अंडर में, मीन्स हमारे नेशन में, वो नेशनल रिसोर्स में आ रहा है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर्स एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, ठीक है। जो हमारी रीच में है, जो हमारी बाउंड्रीज में है, दैट आर कॉल्ड द नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है कुछ, जैसा आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि रेगुलेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ये आपको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और वो ओपन ओशन कहलाता है, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन बिना यूज नहीं कर सकती है। यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स जो दिया हुआ है, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये लर्न करना है, और इनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारी रीच में नहीं है वो क्या हो गए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और अगर हम इसको यूज करती, कोई भी कंट्री बिना पूछे इसका यूज नहीं कर सकती, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डू यू नो में आपको अच्छे से ये पढ़ना है। डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया, जो कि कहाँ पे आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है, ठीक है। इंडिया हैज गॉट द राइट मिला था इंडिया को कि आप क्या कर सकते हैं, टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ओशनिक बेड्स पे पाए जाते हैं, इंडियन ओशन में। आप मतलब जो एरिया हमारे अंडर में नहीं आ रहा है वहां पे हमें परमिशन मिली है, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, और मैं आपको एनसीईआरटी, इसलिए मेरा मोटिव यही है, मैं आपको बोर्ड पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उससे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन आप एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रही हूँ, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप कहीं आपके 99% या फिर 100 मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपको एक एक लाइन क्लियर कर रही हूँ मैं, एक एक वर्ड क्लियर कर रही हूँ, तो आपको वो अच्छे से क्लैरिटी आनी चाहिए, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड,
कई बार आपने क्लास में देखा होगा कि टीचर बोलती है यू हैव पोटेंशियल टू डू मच बेटर इन द एग्जाम, ठीक है, इन द नेक्स्ट एग्जाम। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर हम उसको को रिलेट करें तो रिसोर्सेज जो कि रीजन में तो मिल रहे हैं हमें, ठीक है, एक रीजन में हमको मतलब हम देख रहे हैं कि हमें है रिसोर्सेज हमारे पास में, लेकिन अभी हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है हमने अभी आइडेंटिफाई नहीं की है, राइट। So, for example, the western parts of India, particularly कौन से एरियाज, राजस्थान और गुजरात के पास में एनॉर्मस बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। बट so far these have not been developed properly, लेकिन वहां पे उसको डेवलप नहीं किया गया है। पोटेंशियल तो है लेकिन उनको डेवलप नहीं किया गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। गुजरात और राजस्थान के पास में पोटेंशियल है कि डेवलपमेंट किया जा सकता है विंड और सोलर एनर्जी का, लेकिन अभी तक हमने उसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्वालिटी क्वांटिटी हमें नोन नहीं है। तो दो रिसोर्सेज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, राइट। डेवलप्ड रिसोर्सेज मीन्स the resources which are resources, one minute, the resources which are surveyed, ये ऑपोजिट हो गया किसका? पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल में क्या है? उसको हमने डेवलप ही नहीं किया है, ये इसका ऑपोजिट हो गया डेवलप। तो आपको ऐसे लर्न करना है, राइट। रिसोर्सेज जिसका सर्वे किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन की जा चुकी है फॉर यूटिलाइजेशन, राइट। ऊपर वाले में हमें यूटिलाइज नहीं किया है, हमने ना आइडेंटिफाई किया है, हमें पता है कि बस है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी, ठीक है। कितना हम उसको वो कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ठीक है। तो वो हो गए डेवलप रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वालिटी भी पता हो। डेवलप रिसोर्सेज क्या होगा? जिनकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी नोन है, ठीक है, हमने डिटरमाइन कर ली है फॉर द यूटिलाइजेशन, राइट। तो डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज का है वो किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास में, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी, ठीक है, कहाँ तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द स्टॉक, ओके। स्टॉक मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट which have the potential to satisfy human needs, वो मटेरियल जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है और उनमें पोटेंशियल है कि वो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उनको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग है अभी। So these are included among the stock. अब एग्जाम्पल से समझिएगा आप अच्छे से, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट पेज पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाटर जो है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। एज यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O. So hydrogen can be used as a rich source of energy, ठीक है, बट हमारे पास में एडवांस टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि हम इस पर्पज से इसको यूज कर पाए। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल तो है, लेकिन वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? वो स्टॉक कहलाएंगे, राइट। नाउ रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, जिनको हम काम में तो ले रहे हैं, सबसेट है ये स्टॉक का। स्टॉक मतलब हमारे पास में स्टॉक है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है, लेकिन है तो सही ना स्टॉक। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये सबसेट है स्टॉक के, जो कि हम क्या कर रहे हैं? यूज में तो ले रहे हैं, किसकी हेल्प से? जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो करंट टेक्नोलॉजी हमारे पास में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, नो हाउ है, उससे हम क्या कर रहे हैं? उनकी मदद से उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो यूज है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर नहीं रहे, यहाँ पे हम कर सकते हैं। रिजर्व मतलब हमने कुछ रिजर्व कर दिया, कुछ सेव कर दिया, जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने 50,000 रिजर्व कर दिया, ठीक है, 50,000 की मैंने FD कर दी, तो दैट अमाउंट विल बी रिजर्व, ठीक है, फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे भी हमने जो रिजर्व है वो क्या है? हमने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से हम उसको कन्वर्जन तो कर सकते हैं, हम उसको यूज भी कर सकते हैं,
लेकिन अभी हमने उसका यूज स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भैया? दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? आपने 9th में भी पढ़ा है आई थिंक, 10th में भी आपका इस वाले चैप्टर में भी अभी आगे आने वाला ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि यूजिंग द रिसोर्सेज, डेवलपिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन नीड्स शुड बी फुलफिल्ड, बट वो क्या है यहाँ पे? कंडीशन इज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे को पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है और पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, अगर प्रेजेंट जनरेशन सारे रिसोर्स को यूज कर लेगी तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए रिसोर्सेज का कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, विद द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन को भी वही क्वालिटी क्वांटिटी मिलना चाहिए जो प्रेजेंट जनरेशन को मिल रहा है, इसलिए हमने कुछ रिसोर्स को रिजर्व कर दिया है फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। लाइक रिवर वाटर के पास में, रिवर वाटर की अगर हम बात करें तो क्या है? रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर रीजनरेटिंग फॉर जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली उसको हम लिमिटेड एक्सटेंट के लिए ही यूज कर रहे हैं। क्यों हमने उसको लिमिटेड कर दिया है? क्योंकि हमने उसको रिजर्व बना दिया है फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, जैसे वाटर है डैम्स में, फॉरेस्ट है, वो क्या है? रिजर्व है, जो कि किसके लिए यूज करेंगे हम? फॉर द यूज ऑफ इन द फ्यूचर, राइट? तो डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप सबको पता है रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। क्यों यूजफुल हैं? हमारे सर्वाइवल के लिए भी, एज वेल एज हमको, अगर हम देखें हमारी जो क्वालिटी है ना, तो लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज आर वेरी एसेंशियल। ठीक है, सो इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? उसको इनडिस्क्रिमिनेटली, जो चीज फ्री की होती है तो ठीक है यूज करो यूज करो, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको फ्रीली इनडिस्क्रिमिनेटली क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब डिप्लीट होना, खत्म होना। रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ फ्यू इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए अपने लालच में, मतलब लालच में आके वो क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ये आप अभी जो आपका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट वाला, उसमें भी आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स का मतलब ये है कि जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं भाई? क्योंकि रिच क्या कर रहे हैं? पैसा देके रिसोर्सेज को खरीद रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी का लॉक्स का काम है, ठीक है, तो वो लॉक्स कहाँ से लेगा? फॉरेस्ट से लेगा। तो वहां पे क्या करेगा? वो पैसा दे देगा और मनचाही उसको क्या करेगा? पेड़ों को काटेगा। ठीक है, ट्रीज को कट डाउन करेगा। लंबरिंग होता है, एनिमल किलिंग होता है, हमें पता है ना। तो ये सब तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, और ये कॉमन सेगमेंट है हमारे इसका, हैव और हैव नॉट और रिच एंड पुअर। किसी के पास में बहुत ज्यादा है, किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, राइट? तो यहाँ पे आपका ये मेन टॉपिक है, ठीक है, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड आपका क्या है पॉइंट? आप देखिए 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स में लिखने हैं, राइट? सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे, बिना मैनेजमेंट के, बिना प्लानिंग के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कभी एकदम से गर्मी हो रही है, कभी एकदम से सर्दी हो रही है। ठीक है, यानी कि कभी टेम्परेचर राइज हो रहा है, कभी टेम्परेचर एकदम डाउन आ रहा है। तो ये सब क्या है? कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ा है, ड्राई है। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज हो रही है।
राइट। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एयर में वो बढ़ रही है। यू ऑल नो, साइंस में आप पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, राइट। लैंड कैसे डिग्रेड होती है विद द हेल्प विद द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो उससे बार बार यूज करने से क्या होगा, केमिकल्स का बार बार यूज करने से क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। और प्लांट्स कम होंगे, अगर ट्रीज कम होंगे और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो भी लैंड डिग्रेड हो रही है। An equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global peace, right? Equitable distribution होना चाहिए resources का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? For a sustained quality of life और global peace को maintain करने के लिए। अगर यही प्रेजेंट टेंस जो है अभी जो चल रहा है, लाइक हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो अगर प्रेजेंट ट्रेंड जो है रिसोर्सेज का डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स और कंट्रीज कंटिन्यू रहा, तो हमारा जो फ्यूचर है इस प्लैनेट का वो डेंजर में है। यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं, राइट। तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका आगे भी आता रहेगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस टाइम पे समझा दिया था। इसमें यही सब लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए लेकिन उसमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट जो हो रहा है प्रेजेंट का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम प्रेजेंट जनरेशन की जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं, राइट। अब रियो डी जेनरियो अर्थ समिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क्स में आ सकता है आपका। 1992 में जो हुआ था, इन जून 1992 मोर देन 100 जो हैच स्टेट के वो कहाँ पे मिले हैं, रियो डी जेनरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, राइट। यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई है, ठीक है। द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग, क्यों हुआ एकदम से ये समिट क्यों की गई? फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन। क्यों हुई है ये समिट? जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। किसके, कौन सी प्रॉब्लम्स? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए एट द ग्लोबल लेवल, राइट। दीज टू इश्यूज जो थे, ठीक है, इनको एड्रेस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि बहुत अर्जेंट इश्यूज है। नाउ कंट्रीज को क्या, अब सारी कंट्रीज रियलाइज कर रही है कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये एक वार्निंग साइन है सबके लिए, है ना। ओवरऑल सबको इफेक्ट पड़ेगा उसका, एक कंट्री को नहीं पड़ेगा। तो द असेंबल लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इन्होंने इंडोर्स किए हैं। और एजेंडा 21 आपको लर्न करना है, ये एजेंडा 21 इन्होंने क्या किया है, अडॉप्ट किया है फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी और 21 एजेंडा, ये आप अच्छे से को रिलेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एजेंडा 21 है क्या? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। कब किया था? एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि किस पे हुई थी? ऑन द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट, विच टुक प्लेस, कहाँ पे हुआ था ये? रियो डी जेनरियो, ब्राजील। इट एम्स, इनका मेन एम क्या था? ग्लोबल अचीव करना, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इट इज an agenda to combat the environmental damage, poverty, disease through the global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility। तो यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का?
कि जो हर लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपना ओन लोकल एजेंडा बनाएगी, एजेंडा नंबर 21। और किन कौन कौन से एरियाज को टारगेट किया गया है? जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उस पे, जो पॉवर्टी है स्पेशली हम देखें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, डिजीज जो फैल रही हैं उसको हमको खत्म करना है, जैसे थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। अगर हम कोरोना की बात करें तो यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं? वैक्सीन में लग गए थे सब, है ना? वैक्सीन नहीं आई थी जब तक, क्या कर रहे थे सब लोग? वैक्सीन बनाने में लग रहे थे ना सारी कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्लोबल कॉपरेशन हुआ यहाँ पे ऑन कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? कोरोना को हराना है, राइट? सो म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं एजेंडा 21 में नहीं कह रही हूँ वो डिजीज का, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग. Planning is widely accepted strategy for the judicious use of resources. ये हमें पता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी किया है लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? और आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका आगे भी आता रहेगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस टाइम पे समझा दिया था. इसमें यही सब लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए लेकिन उसमें एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए. और डेवलपमेंट जो हो रहा है प्रेजेंट का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम प्रेजेंट जनरेशन की जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं, राइट? अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. 3 मार्क्स में आ सकता है आपका. 1992 में जो हुआ था, इन जून 1992 मोर देन 100 जो हेड स्टेट के वो कहाँ पे मिले हैं? रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, राइट? यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई है, ठीक है? द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग. क्यों हुआ एकदम से ये समिट क्यों की गई? फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन. क्यों हुई है ये समिट? जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए. किसके कौन सी प्रॉब्लम? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए एट द ग्लोबल लेवल, राइट? दीज 2 इश्यूज जो थे, ठीक है, इनको एड्रेस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि बहुत अर्जेंट इश्यूज है. नाउ कंट्रीज को क्या, सारी कंट्रीज रियलाइज कर रही है कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है? तो ये एक वार्निंग साइन है सबके लिए, है ना? ओवरऑल सबको इफेक्ट पड़ेगा उसका, एक कंट्री को नहीं पड़ेगा. तो द असेंबल लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इन्होंने इंडोर्स किए हैं. और एजेंडा 21 आपको लर्न करना है. ये एजेंडा 21 इन्होंने क्या किया है? अडॉप्ट किया है फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी और 21 एजेंडा, ये आप अच्छे से को रिलेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ एजेंडा 21 है क्या? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992. कब किया था? एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि किस पे हुई थी? ऑन द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट? विच टुक प्लेस कहाँ पे हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. इट एम्स, इनका मेन एम क्या था? ग्लोबल अचीव करना, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. It is an agenda to combat the environmental damage, poverty, disease through the global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility. तो यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का? कि जो हर लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपना ओन लोकल एजेंडा बनाएगी, एजेंडा नंबर 21. और किन कौन कौन से एरियाज को टारगेट किया गया है? जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उस पे, जो पॉवर्टी है स्पेशली हम देखें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, डिजीज जो फैल रही हैं उसको हमको खत्म करना है, जैसे थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन.
अगर हम कोरोना की बात करें तो यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, वैक्सीन में लग गए थे सब, है ना। वैक्सीन नहीं आई थी जब तक, क्या कर रहे थे सब लोग, वैक्सीन बनाने में लग रहे थे ना सारी कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोबल कॉपरेशन हुआ यहाँ पे ऑन कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, कोरोना को हराना है, राइट। तो म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं एजेंडा 21 में नहीं कह रही हूँ वो डिजीज का, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली Resource planning is the widely accepted strategy for the judicious use of resources. ठीक है, अभी आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं लेकिन आपके पास में टाइम टेबल नहीं है, आपका कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा रैंडमली हमने ये पढ़ लिया ये नहीं पढ़ा। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी वेरी मच नीडेड, ठीक है, फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड। ऐसे ही अगर हम रिसोर्स की बात करें, अगर हम रिसोर्सेज की भी प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको वेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। वाई यहाँ पे इंडिया क्यों दिया हुआ है, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सो इन केस ऑफ इंडिया, सो क्या कर, प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द यूज ऑफ द रिसोर्सेज, so we can use the resources in a very judicious way. So इंडिया के पास में क्या है, एनॉर्मस डाइवर्सिटी है, हमारे पास में रिसोर्स तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग कहाँ लैक करते हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स का वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंडिया, राइट। देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये तो आपको पता है, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो एरियाज बहुत रिच है उसमें, बट कुछ एरियाज में लैक है ना, डेफिशिएंट है, कम है, कमी है। तो देयर आर सम रीजन्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मिनरल्स वाला चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पे मिनरल्स बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, ठीक है, या फिर आप महाराष्ट्र की बात कर लें, तो वहां पे मिनरल्स हैं जितने छोटा नागपुर प्लेट्यू में नहीं है। तो सबका क्या है, जो रिसोर्सेस हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई रीजन में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ठीक है, और कुछ रीजन में क्या है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, कहीं पे बहुत शॉर्टेज है और कहीं पे बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, राइट। तो जो एरियाज में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और which have acute shortage of some vital resources, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जाता है सेल्फ सफिशिएंट, किसके उसमें टर्म में, इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है, कुछ वाइटल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स भी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास में क्या है, हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेल एंडोव्ड विद सोलर और विंड एनर्जी, लेकिन हमारे पास भी वाटर रिसोर्सेज नहीं है इन केस ऑफ राजस्थान। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख जो है वो बिल्कुल रिलेटिवली आइसोलेट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसका क्या है, इट हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, लेकिन वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी, टेम्परेचर बहुत लो होने से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कुछ वाइटल मिनरल्स नहीं है, ठीक है। इट हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, लद्दाख, लेकिन वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ वाइटल रिसोर्सेस नहीं है, राइट। तो दिस कॉल फॉर द बैलेंस रिसोर्स प्लान। अब क्यों हम यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कई जगहों पे बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो सबको रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, सारी कम्युनिटी, सारे लोग जो हैं उसका वेलफेयर नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे एट द नेशन लेवल, एट द स्टेट लेवल, रीजनल और लोकल लेवल में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिसोर्स प्लानिंग इज मस्ट, इज रिक्वायर्ड, राइट। So, resource planning in India, ठीक है।
Resource planning in India. Resource planning is a very complex process which involves, अब आपका ये 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। पहले तो रिसोर्स को कैसे कर रहे हैं हम, रिसोर्स प्लानिंग फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री मतलब हमारे पास में कितना स्टॉक अवेलेबल है उन रिसोर्स का अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सर्वे किया जाएगा, मैपिंग होगी, क्वालिटेटिव कितना क्वालिटी में, मतलब क्वालिटी कैसी है उस रिसोर्स की, जैसे हम कोल लें तो कोल की भी आपको पता है वेराइटीज है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितना है, उसको एस्टिमेट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है रिसोर्सेज का फर्स्ट स्टेप में, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाएगा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल। अब हमारे पास को ये तो पता लग गया कि हमारे पास में इतनी क्वांटिटी और ये क्वालिटी का रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन क्या हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, ताकि हम क्या कर सके, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्लानिंग स्ट्रक्चर हम एक ऐसा बनाएं जिसमें कि हम ये देखें कि हमारे पास में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, स्किल है रिसोर्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजेबल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है हमारे पास में, ताकि हम जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। थर्ड देखिए, मैचिंग द रिसोर्स प्लान, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है उसको ओवरऑल जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है उससे मैच किया जाए, ठीक है। अगर वो मैच नहीं होते तो गड़बड़ है, तो इसलिए उनको मैच किया जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक कंक्लूजन निकल के आएगा। तो इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया ने बहुत पहले से ही एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पता है 1951 से स्टार्ट हुआ था, लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो तब से ही हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी हमने टारगेट कर रखा था कुछ, ठीक है, ये आपने अच्छे से डिटेल में पहले पढ़ ही रखा है। नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ है, The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो भी वहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। देयर आर मैनी रीजन्स, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि क्या है, पुअर रिसोर्सेज है वहाँ पे, लेकिन वो इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है, ठीक है। जो हिस्ट्री है हमारी कॉलोनाइजेशन की, कॉलोनाइजेशन मतलब जब हमारे यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, राइट, ठीक है। कॉलोनियल रूल जब था हमारे यहाँ पे, रिवील करता है कि जो रिच रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन, क्योंकि इंडिया में किससे अट्रैक्ट होके आए थे, स्पाइसेस एंड ऑल, तो रिसोर्सेज से तो अट्रैक्ट होके आए थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो उन्होंने कॉलोनीज बिल्डअप करी, रिसोर्स से अट्रैक्ट होके वो इंडिया आए, ठीक है, फॉर द फॉरेन इन्वेडर। सो इट वाज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ, इसीलिए हम बोल रहे हैं दूसरी जो कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज क्यों है, ठीक है, क्योंकि उनके पास में क्या है, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया और अपनी सुप्रीमेसी क्या करी, एस्टैब्लिश करी, कहाँ पे, जहां जहां पे उन्होंने कॉलोनीज को बिल्डअप किया, राइट। सो देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, रिसोर्स तभी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जब क्या हो, हमारे पास में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो, राइट। सो इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया ये जो डिफरेंट फेजेस हुए कॉलोनाइजेशन के, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है। Therefore, in India, development in general, resource development जो है particularly does not involve the availability of resources, but also the technology. ऐसा नहीं कि खाली डेवलपमेंट के, तो in India, development in general and resource development in particularly does not involve the availability of resources. ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के लिए खाली हमें रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए ना उसको कन्वर्ट करने के लिए। जब हमें पता ही नहीं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो रिसोर्स हमारे लिए वेस्ट ही है। एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए, ठीक है,
सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आपको सबको पता है कि रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजम्पशन, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज का प्लानिंग नहीं करेंगे, इरेशनल मतलब हम बिना सोचे समझे इसको ओवर यूटिलाइज कर रहे रिसोर्सेज को, जिससे क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगी। तो इनसे ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम से रिसोर्स कंजर्वेशन जो है अलग अलग लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर्स और थिंकर्स जो पास्ट में रहे हैं। ये मेन कंसर्न था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज, resource conservation, and these words, there is enough for everybody need but not for everybody's greed। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना मतलब अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, who had given this statement? गांधी जी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, रिसोर्स सबके लिए, सबकी नीड को पूरी करने के लिए, लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। क्यों हुआ है, उन्होंने क्या बोला है, जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, फुली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का एट द ग्लोबल लेवल। तो ही वॉज अगेंस्ट अ मास प्रोडक्शन। किसके अगेंस्ट थे गांधी जी? मास प्रोडक्शन, मतलब एक साथ जो बल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो क्या चाहते थे, वांटेड टू रिप्लेस इट, उसको रिप्लेस करना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय द, कौन प्रोड्यूस करे, बाय द मासेस, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। लैंड रिसोर्सेज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम कहाँ पे रहते हैं, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है दोज एक्टिविटीज विच गिव अस इनकम इन रिटर्न। ठीक है, अगर एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो उसको सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो उसको सैलरी मिल रही है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जिसमें इनकम प्रोड्यूस होती है, इनकम आती है। ठीक है, सो आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। तो लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हाउएवर लैंड जो है वो क्या है, अ सेट है ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देयरफॉर हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास में लैंड अवेलेबल है उसका हमें क्या करना है, अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत केयरफुली उसको यूज करनी, केयरफुल प्लानिंग के साथ में हमें लैंड को यूज करना है, राइट। तो इंडिया के पास में लैंड है अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 43% जो लैंड है वो क्या है, अंडर द प्लेन। ये आता है एग्जाम में, आपको लर्न करना है 43% एरिया अंडर द प्लेन्स विच प्रोवाइड, जो कि किसके लिए, प्लेन एरिया में क्या होगा, ठीक है, पंजाब और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, जो प्लेन एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, माउंटेन्स के अंदर कितना एरिया है, 30%, राइट। एंड इंश्योर द पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। पेरेनियल मतलब जो पूरे साल बहती है, राइट। प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो 27% जो एरिया है वो क्या है, अंडर द प्लेट्यू रीजन। ठीक है, जिसमें रिच रिजर्व है, हमारे पास में मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट, अंडर फॉरेस्ट। तो आपको ये लर्न करना है 43, 38, 20। ठीक है, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, 43% पी, 30% जो एरिया है, ठीक है, माउंटेन्स एम, 30 एम, ठीक है, 40 पी एंड 27 अगेन पी। ठीक है, इसको प्लेट से याद करेंगे, 27 प्लेट्स हैं आपके पास, तो प्लेट्यू प्लेट, 27 प्लेट, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे 43% क्या हो जाएगा, प्लेन। ठीक है, आप इसको ऐसे मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे, और हम लोग बहुत ऐसी अलग अलग तरह की विजुअलाइजेशन करते हैं। मैं कभी पूरा मेमोरी टेक्निक पे आपका एक क्लास लूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं, राइट, इफेक्टिवली, जो आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको बारी बारी से मेमोरी टेक्निक सिखाती रहूंगी, राइट।
तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। लैंड रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किस किस के लिए लैंड यूज हो रही है? एक तो फॉरेस्ट के लिए हो रही है। सेकंड देखिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, कौन कौन सी लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, राइट? बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बिल्कुल बंजर जमीन है, जो वेस्ट पड़ी है। सेकंड देखिए, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज। ठीक है, जो वो लैंड जो हम एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं और फैक्ट्रीज हैं, राइट? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब जिसको हमने खाली छोड़ रखा है ताकि उनकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाए। तो उसमें कौन कौन से हो गए? अदर परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, जहाँ पे ग्रेजिंग करवाई जाती है वो लैंड भी हम यूज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे इसमें आ जाएगा अनकल्टिवेटेड लैंड में, जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कल्टिवेशन के लिए लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। ठीक है, जहाँ पे मिसलेनियस मतलब बहुत अलग अलग तरह के ट्री क्रॉप ग्रूव्स उगे हुए हैं, वहां पे ग्रो हुए हुए हैं, वो नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको की लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जिसको 5 साल के लिए एग्रीकल्चर 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए क्या कर रखा है? छोड़ रखा है। ठीक है, तो वो हो गई कल्टिवेबल, यहाँ पे मिस्टेक है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नाउ द फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब तो खाली पड़ी, राइट? करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर, करंट फैलो मतलब क्या हुआ कि जिसको 1 साल या 1 साल से कम एग्रीकल्चर ईयर के लिए क्या कर रखा है? छोड़ रखा है, राइट? सो अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो के अलावा क्या होगी? एक तो लैंड को 1 साल के लिए छोड़ रखा है, बाकी जो कुछ ऐसी लैंड है जिसको हमने 1 से 5 साल के लिए एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए छोड़ रखा है 1 से 5 साल के लिए, राइट? अब नेट सोन एरिया पढ़ेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। एरिया सोन, सोन मतलब ग्रो करना, राइट? तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे आप इस कंसेप्ट को। ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, अब आपने पालमपुर में पढ़ा था मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो हमें पता है देयर आर 2 सीजन्स, खारिफ, राबी। ठीक है, तो एरिया को मतलब एक ही प्लॉट है हमारे पास में, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम नहीं कर रहे हैं, मीन्स हम अगर फार्मर्स की बात करें तो वो एरिया या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें जिसको एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज्यादा बार उस पर खेती की जा रही है। ठीक है, उस पर बोया जा रहा है। ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या हुआ? जो उसकी पूरी जो बाउंड्री हुई दैट इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। वो प्लॉट कितना है उसका जो मेजरमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। और उस पर कितनी बार उस पर क्या किया गया है, जैसे रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, थर्ड क्रॉप भी डाल दी, पोटैटो क्रॉप, तो उतनी बार हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, उस सोन एरिया को, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस क्रॉप एरिया। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। एक तो जो पूरा प्लॉट का बाउंड्री है उसको हम लेंगे, दूसरा हम लेंगे कि हमने कितनी बार उसको कल्टीवेशन किया है, 1 बार, 2 बार साल में या 3 बार, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस क्रॉप एरिया, ये आ सकता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स with टोपोग्राफी। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, किस टाइप की सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स कौन से आ गए? पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली मतलब केपेबल क्या है, वो है नहीं है, कैपेसिटी क्या है, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है वहाँ का। ठीक है, उस अकॉर्डिंग लैंड को यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरीज, जनरल लैंड यूज कैटेगरीज दी है 1960 और 61 की, और यहाँ पे 2014 और 15 का दिया गया, कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए 2000, अगर हम 1960 और 61 की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर में कितना एरिया था? 18.11%। बैरन लैंड कितनी थी? 18.11%। तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज कितना था यहाँ पे? 4.95%, राइट? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कितनी थी? 4.71%। फिर एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स कितना था? 1.50%। ठीक है, फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड कितना था यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए 6.23%। फैलो अदर देन द करंट फैलो 3.50%, एंड करंट फैलो कितना था? 3.73%, और नेट सोन एरिया ये पूरा दिया हुआ है 46.26%।
अगर हम कंपेयर करें इसको, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 2014 और 15 से, तो यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो गया। आप ऊपर देखिए 18 से 23 हो गया है, ठीक है। फिर ये जो एरिया है सेकंड वाला जो है बैरन लैंड, ये कम हो गया, 5.5 ही हो गया है, पहले 18 था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो देखिए पहले कितना था 4.9, अब क्या हो गया 8.7। तो यहाँ पे इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वैसे नहीं आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे, ये 1 मार्क में आ सकता है। तो लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल फॉर, हमारे पास में लैंड यूज डेटा 93% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वही अवेलेबल है, क्योंकि लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हमारे एक्सेप्ट असम, ठीक है, उसको हमने लैंड को प्रॉपर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, मेजर नहीं कर पाए, वो प्रॉपर डेटा नहीं है हमारे पास में, राइट। तो यहाँ पे 93% का डेटा हमारे पास में टोटल जोग्राफिकल एरिया अवेलेबल है एक्सेप्ट असम, और कुछ एरियाज जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखे हैं, और चाइना जो कि अभी हम लोग ने सर्वे नहीं किए हैं। ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, ये आएगा, ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। So the land under the permanent pasture also decrease, ठीक है, जो लैंड है अंडर द परमानेंट पास्चर वो भी डिक्रीज हुई है। However, we are able to feed a huge cattle population on this pasture land, ठीक है। तो हम लोग क्या है, सक्षम है, ठीक है, किसको फीड करवाने में, हमारी जो ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है उनके पास्चर लैंड पे, उनको चराने के लिए, उनको ग्रेजिंग कराने के लिए। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, जो करंट फैलो लैंड है मतलब जो छूटी हुई लैंड है, फैलो मतलब जो बंजर नहीं बोल सकते, खाली जो पड़ी है, वो या तो पुअर क्वालिटी है, या फिर जो उसकी कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन है वो क्या होगी, बहुत हाई होगी, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उस लैंड का, फिर फर्दर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो उसका कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। हैंस ये जो लैंड्स हैं इसको या तो कल्टीवेट किया जाता है वंस और ट्वाइस एंड बोथ 2 और 3 ईयर्स, ठीक है। और एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड, अगर नेट जोन एरिया में अगर इसको इंक्लूड किया जाता है, जो परसेंटेज है एनएसए का, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनएसए का परसेंटेज है इन द इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया, ठीक है। अब एनएसए का मतलब है यहाँ पे नेट जोन एरिया, दैट द परसेंटेज ऑफ नेट जोन एरिया जो है कम्स टू द 54% जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, राइट। तो द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऑब्वियसली नेट जोन एरिया जो है वो सारे स्टेट्स का क्या होगा, इक्वल तो होगा नहीं, तो इट इज ओवर 80% जो है वो क्या है, पंजाब में। नेट जोन एरिया की बात कर रहे हैं, एनएसए मतलब नेट जोन एरिया, पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फॉरेस्ट एरिया अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आएगा 33% ऑफ द डिजायर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा किसमें दिया गया था, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 की, उसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि जो डिजायर्ड एरिया होना चाहिए, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इन आवर कंट्री जो है वो 33% से बिलो है, लेकिन 33% होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया था 1952 में। तो इट वाज कंसीडर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। So it is essential consideration to the livelihood of people who live in the fringes of these forests depends upon it. लेकिन बहुत सारे जो ऐसे ट्राइबल्स हैं आप देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो वो प्योरली इधर ही फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, राइट। जो पार्ट है लैंड का उसको हम बोलते हैं वेस्ट लैंड और लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वेस्ट लैंड में कौन कौन से आ गए, रॉकी, एरिड मतलब सूखा जिसपे हम नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं उसको लैंड को, डेजर्ट एरियाज आ गए, एंड लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जैसे सेटलमेंट्स, लोग बस गए जाके, रोड्स बन गए, रेलवेज, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, ठीक है। कंटिन्यूस यूज हो रहा है लैंड का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं टू कंजर्व द एंड मैनेज इट, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मैंने अभी फिर से आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज प्लानिंग बिना अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, उसमें वेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि हम लोग उसको प्रॉपर कंजर्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उससे लैंड डिग्रेड हो रही है, हम लैंड को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम उसको यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इन टर्न हैज अ सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स, सो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, हम तो अपनी लैंड को शेयर करते हुए आ रहे हैं ना पास्ट जनरेशन से,
और विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू, और फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हमें लैंड को क्या करना है, शेयर करना है। तो 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। आपको पता है सारी जो एक्टिविटीज हो रही है वो किस पे हो रही है, लैंड पे हो रही है, ठीक है, लिथोस्फीयर पे हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है हैव नॉट ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रावेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू डैमेज टू लैंड, ठीक है। ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उन्होंने खाली लैंड को डिग्रेड ही नहीं किया है, बल्कि क्या करा है, एग्रावेट कर दिया है। किसको, जो हम देख रहे हैं नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, जो नेचुरल फोर्सेस है उसको एग्रावेट कर दिया है फर्दर डैमेज करने के लिए लैंड को, ठीक है। जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग, क्वेरिंग, ये इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, ठीक है। माइनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, माइनिंग साइट्स पे अभी बताया, देखिए नीचे बताया, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर द एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन मतलब जब माइनिंग को, सॉरी, जब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो माइनिंग साइट से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत डीप तक उसको खोदना पड़ता है, ठीक है। तो डीप तक डिगिंग होती है और वहां से फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो टॉप सॉइल जो है वो नीचे चली गई, जैसा कि आपको पता है टॉप सॉइल में ही सब मिनरल्स, वाइटामिन जो भी होते हैं एक प्लांट की ग्रोथ को मतलब होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सॉइल की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन जब इतने बड़े बड़े डीप स्कार्स ये लोग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ट्रेसेस जो होते हैं, ओवरबर्डनिंग हो जाता है लैंड का और बहुत डीप स्कार्स हो जाते हैं, तो वो लैंड क्या हो जाती है, अनफिट हो जाती है फॉर द कल्टिवेशन। जैसे इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया है। क्यों? क्योंकि अब माइन से वहां पे अगर उनको मिनरल्स निकालने हैं तो उनको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, इससे लैंड डिग्रेड हो गई है। जैसे कुछ स्टेट की अगर बात करें हम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग मेन रीजन है, सॉरी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी देखा है। जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे अगर हम देखें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है ड्यू टू द माइनिंग है कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो गया है। ये आपका एक 1 मार्क में आ सकते हैं क्वेश्चंस कहीं से भी, मतलब इस पैराग्राफ में से आपको पूरा अच्छे से लर्न करना है, राइट। तो यहाँ पे आप याद करेंगे एमपी एंड उड़ीसा, यहाँ पे क्या हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। स्टेट जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग जो है वो मेन रीजन है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इन द केस ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। ये हमने पालमपुर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, क्योंकि जब HYV सीड का यूज किया जाता है, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज किया जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी की नीड होती है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा पानी डाला जाता है फसलों में तो उससे क्या होती है, सॉइल वाटर लॉगिंग होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, एल्कलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल में, ठीक है, एसिडिक हो जाता है वो, तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। तो मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री, इससे जो डस्ट उड़ती है, ठीक है, इनका जब ग्राइंडिंग होता है तो इससे बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है, तो ये क्या करती है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये पानी के साथ में कहाँ चले गई, सॉइल में चली गई और ये लैंड पे सेटल डाउन हो जाती है। इन रिसेंट ईयर्स जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो वेस्टेज निकल रहे हैं, जो वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री से, वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड और वाटर पॉल्यूशन है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट। सो नाउ अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा रह गया, देयर आर, अब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है, ठीक है, कहीं पे ओवरग्रेजिंग से हो रहा है, कहीं पे माइनिंग से हो रहा है, ठीक है, कहीं पे अपने ओवर कल्टिवेशन से हो रहा है, राइट। तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे क्या किया जा सकता है कि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। अब क्या किया जाए, लैंड डिग्रेड हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है माइनिंग करने के लिए। तो एफॉरेस्टेशन किया जाए, अपोजिट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, है ना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का, ऐसा नहीं कि जानवरों को कहीं पे भी चराने ले जा रहे हैं, कहीं पे भी ग्रेजिंग करवा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सटेंट तक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। शेल्टर बेल्ट होने चाहिए ताकि प्लांट शेल्टर बेल्ट, ताकि कंट्रोल किया जा सके ओवर ग्रेजिंग पे। स्टेबलाइजेशन होना चाहिए सैंड ड्यून्स का। क्या कर सकते हैं, थॉर्नी जो बुशेज हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें कि जो सैंड वो होते हैं ना, इधर से उधर जब सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ होगा ही नहीं, कोई प्लांट्स ही नहीं होगा, तो जब रूट्स ही नहीं होगी तो वो सॉइल को होल्ड नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, इधर से उधर जो सैंड है वो उड़ती रहेगी और ड्यून्स बनाती रहेगी, ठीक है, टीले बनाती रहेंगी, मिट्टी के टीले बनते रहेंगे। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए वहां पे थॉर्नी बुशेज होंगी,
तो उससे लैंड डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है एरिड एरियाज में। अगर हम बात करें, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड्स का, कंट्रोल होना चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज पे, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को फर्दर ट्रीट करके फिर उनको पानी में डाला जाए या फिर लैंड पे डाला जाए, ताकि लैंड डिग्रेड नहीं हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो। And water after treatment can reduce the land and water degradation in the industrial and the suburban areas, right? So soil as a resource. Soil is the most renewable resource, as you all know. It is a medium of plant growth. Soil नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करते हैं ऑन द अर्थ। सॉइल क्या है? लिविंग सिस्टम है। लेकिन इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म सॉइल अप टू द 1 इंच, अप टू द फ्यू इंच हम बोल रहे हैं, 1 इंच नहीं, सॉरी, फ्यू इंच, फ्यू सेंटीमीटर, सॉरी फ्यू सेंटीमीटर्स इन दैट मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में। रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये आपने सब आपकी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ लिया, स्पेशली इन द 8th क्लास, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो वेरियस फोर्सेस जो है नेचर के, जैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज है डिकम्पोजर्स की, इससे सॉइल फॉर्म होती है। केमिकल और ऑर्गेनिक जो चेंजेस, सो द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू द फ्यू सेंटीमीटर इन दैट। ये आप सबको पता है, मतलब हम लोगों ने बहुत इसका डीप स्टडी कर रखा है इन द प्रीवियस क्लासेस। सो सॉइल क्या है? लिविंग सिस्टम है, और इसको बनने में क्या लगता है? इसको फॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कुछ सेंटीमीटर्स अगर ये डेप्थ में जैसे ये फॉर्म होती है, तो उसको कई साल, मतलब कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जैसे रिलीफ, पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और दूसरे फॉर्म जो है लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर, जैसे चेंज हो गया टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज जो है डिकम्पोजर्स की, ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो हैं विच टेक प्लेस इन द सॉइल, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लेयर्स हैं ये तो आपने पूरा अच्छे से पढ़ ही रखा है कि टॉप सॉइल जो है वो अपरमोस्ट लेयर होती है, ये बहुत जरूरी है फॉर द प्लांट ग्रोथ, फॉर द प्लांट सर्वाइवल। इसके नीचे वाली होती है वेदर्ड रॉक, सैंड और सिल्ट और क्ले होता है यहाँ पे, ठीक है। रूट्स होती हैं, सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट, रॉक मटेरियल। आपने होराइजन ABCD पढ़ा था, आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर है। सॉइल प्रोफाइल, so soil are equally important. Soil also consists of organic मतलब humus और inorganic materials उसमें होते हैं on the basis of the factors responsible for the soil formation. कलर और थिकनेस, टेक्सचर कैसा है उसका, एज कितनी, मतलब कितनी पुरानी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। सॉइल्स जो है इंडिया में उसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इंडिया के पास में वेरी रिलीफ फीचर्स है, राइट। लैंड लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रिजन्स हैं, वेजिटेशन टाइप्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, राइट। तो एलुवियल सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये बहुत अच्छे से आप लर्न करेंगे। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट जो एंटायर नदर्न प्लेन्स है वो किससे बने हुए हैं? एलुवियल सॉइल से। These have been deposited by the three main important Himalayan river system, Indus, Ganga and Brahmaputra, IGB, ठीक है। आप ऐसे लर्न करेंगे। ये जो सॉइल है ये राजस्थान और गुजरात में भी एक्सटेंड हुई भी है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, लेकिन बहुत ज्यादा है उसमें नहीं। एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे मतलब मिलती है? फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। जो एलुवियल सॉइल है उसमें वेरियस प्रपोर्शन है किसका? सैंड का, सिल्ट का और क्ले का कंपोजिशन बताया। अगर हम इनलैंड की तरफ जाएं, रिवर वैलीज की तरफ जाएं, अंदर की तरफ जाएं, तो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो कुछ बिगर हैं साइज में। और अगर हम अपर वैली, रिवर वैली की साइड पे जाएं, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे जो स्लोप है उसका जो ब्रेक हो रहा है वो, ठीक है, तो सॉइल क्या है? दरदरी सी है, ठीक है। तो such soil are more common in the Piedmont plain, जैसे डॉर्स, चोस और टेराइट, ये रीजन्स हैं। यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी है? कॉमन है कहाँ पे? पोर्स है यहाँ पे, सॉरी, कॉमन है कहाँ पे? डॉर्स, चोस एंड टेराइट। सो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन और द कंपोनेंट, सॉइल जो है उसको डिस्क्राइब किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एज, कितनी पुरानी। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। भांगर एंड खादर। भांगर मतलब ओल्ड, ठीक है, BO, और KN खादर न्यू, या फिर आप कोई भी एक याद कर लेंगे, खादर न्यू, तो आपको पता चल जाएगा भांगर ओल्ड है, राइट। द भांगर सॉइल
हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ मॉड्यूल, ठीक है। जो भांगर है उसमें कंकड़ टाइप, आपने कंकड़ तो पता है, इसको बोला जाता है कंकड़ मॉड्यूल्स अंदर खादर, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, खादर में क्या है, फाइन पार्टिकल्स है, और सॉइल क्या है, फर्टाइल है एज कंपेयर टू भांगर। तो एलुवियल सॉइल जो है एज अ होल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है इंडिया में। ये भी पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, तो आंसर इज एलुवियल सॉइल, राइट। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश। अब इसका कॉम्पोजिशन बताया क्या क्या मिलता है इसमें, मतलब क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि किसके लिए आइडियल है, कौन से क्रॉप्स के लिए, ठीक है। फॉर द ग्रोथ ऑफ विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड द पल्स क्रॉप, ठीक है। सो ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी, जो रीजन एलुवियल सॉइल के वो इंटेंसिवली कल्टीवेट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी रीजन से जो एलुवियल सॉइल के वो इंटेंसिवली कल्टीवेट किए जाते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। सॉइल जो है ड्रायर एरियाज में वो अल्कलाइन है और कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर फर्दर प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन करके उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द ब्लैक सॉइल। दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट। विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अ रेगर सॉइल, तो आपको लिखना है ब्लैक सॉइल। इसका कलर ब्लैक होता है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किसके लिए यूजफुल होती है, फिर फॉर द ग्रोइंग कॉटन। इसको कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर डैश, तो आपको लिखना है ग्रोइंग कॉटन। So it is believed that climatic condition जो है along the parent rock material, parent rock material मतलब आपने पढ़ा होगा आपका igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो आपको पता है जो parent, parent मतलब जिससे सॉइल बनी है, ठीक है, जिस रॉक से वो सॉइल फॉर्म हुई है, तो वहां पे किस टाइप की रॉक से, अगर इग्नियस रॉक से, लावा से बनी है, तो वो ब्लैक कलर की होगी, तो उनका पेरेंट मटेरियल क्या हो गया, रॉक मटेरियल ब्लैक। आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल, राइट। तो ये जो टाइप की सॉइल है ये टिपिकली डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप सबसे मोस्ट ओल्ड एरिया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पे किससे, एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोर, ये मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे कौन कौन से एरियाज को कवर कर रही है ये सॉइल, वे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड कहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, राइट। ये आप एरिया में तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आपको अच्छे से लर्न करने, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनी हुई है, एक्सट्रीमली फाइन होती है, ठीक है, एकदम फाइन, मतलब बहुत बहुत हम बोल सकते हैं थिन होती है, जैसे क्ले, मतलब चिपचिपी सी मिट्टी आपने देखी होगी। तो दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी, तो ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड ये आपको मैप दिया है, ये आप अच्छे से मैप भी करेंगे। एंड लाइम, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर होती है, फॉस्फोरिक कंटेंट्स नहीं होते हैं इसमें। दे डेवलप डीप क्रैक्स आ जाते हैं हॉट वेदर सीजन में, जिससे कि प्रॉपर एरेशन हो सके, एयर पास हो सके सॉइल में से। ये जो सॉइल होती है स्टिकी हो जाती है, जब इसमें पानी डलता है, जब ये वेट हो जाती है तो ये स्टिकी जैसी हो जाती है, और इस पे वर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर द फर्स्ट शॉवर, ठीक है। जब रेनफॉल होती है, जब फर्स्ट शॉवर होता है प्री मानसून पीरियड में, तो ये बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, तो इस पे कल्टीवेशन करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलाइन आपको पता है, क्रिस्टल जैसा जो इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, वहां पे डेवलप हुई है कौन से एरियाज में, जहाँ पे लो रेनफॉल है, इन द ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सॉइल आर द फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द येलो, और रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड along द पिटमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये जो सॉइल है, देखो रेड कलर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेंट है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन है इन द क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक। और येलो क्यों है, जब वो पानी के साथ में कनेक्ट हो जाती है तो वो येलो आ जाती है, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर हम देखें तो वो येलो है, और अगर आयरन के साथ में क्या हो गई है, डिफ्यूज हो गई है, तो वो रेड हो गई है, राइट। तो लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड द वर्ड लैटिन वर्ड लेटर। लेटर मींस ब्रिक। ब्रिक तो आपने सबने देखी है, ईच। लेटराइट सॉइल कब डेवलप, कहाँ डेवलप हो रही है, अंडर द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, क्लाइमेट वाले एरियाज में डेवलप हो रही है विद ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन, ठीक है। ये सॉइल किसका रिजल्ट है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हाई है, तो रेन भी बहुत हैवी है, वहां पे रेनफॉल भी हाई है। So laterite soil are composed mostly
डीप टू वेरी डीप एसिडिक होता है, पीएच देखिए 6 से भी ज्यादा है इसका, जनरली डेफिशिएंट होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। और ये सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट रीजन जो है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल के और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है। यहाँ पे वेयर डीप सॉइल सपोर्ट डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे ह्यूमस रिच है, ठीक है। बट अंडर द स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस फूड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा लेटराइट सॉइल यहाँ पे, बट अंडर द स्पार्स क्या लिखा हुआ है, वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट, ये जनरली ह्यूमस पुअर होती है और ये क्या होती है, प्रोन टू इरोजन और degradation due to the position on the landscape. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly hilly areas जो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये जो सॉइल है वो किसके लिए यूजफुल है, फॉर द ग्रोइंग टी एंड कॉफी। रेड जो लिटराइट सॉइल है वो कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, जो कि बहुत सुटेबल है किसके लिए, लाइक द कैश्यू नट, राइट। एरिड सॉइल जनरली रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, कहीं पे रेड दिखेगी कहीं पे ब्राउन। तो दे आर जनरली सैंडी होती है टेक्सचर में, सलाइन होती है नेचर में, क्योंकि जनरली एरिड एरियाज में, ड्राई एरियाज में पाई जाती है। कुछ एरियाज में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, जिससे कि कॉमन सॉल्ट को भी ऑब्टेन किया जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन फास्टर होता है, इसलिए सॉइल के अंदर ह्यूमस कम होता है या मॉइस्चर नहीं होता है। जो लोअर होराइजन होते हैं ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकड़, बिकॉज कैल्शियम कंटेंट जो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम, नीचे की साइड पे अगर देखेंगे तो जो कैल्शियम कंटेंट होगा वो कम होगा, तो कंकड़ मिलेंगे। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन, तो पानी टिकता नहीं, ठीक है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इन इस सॉइल पे क्या किया जा सकता है, इसको कल्टिवेबल बनाया जा सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। फॉरेस्ट सॉइल क्या है, ये जो सॉइल है कहाँ पे मिलती है, इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हैं। सॉइल टेक्सचर जो है वो वेरी करता है, ठीक है, टू द माउंटेन एनवायरमेंट कैसा है वो, किस उसमें फॉर्म हुए हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, और कोर्स मतलब दरदरे से होंगे, ग्रेन्ड होंगे इन द अपर स्लोप। इन द स्नो कवर्ड एरियाज जो है हिमालयाज के, ये जो सॉइल है ये डेनुटेशन और एसिडिक होता है, यहाँ पे इसमें जो है लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ये सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, लोअर पार्ट्स में, वैलीज में, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस पे, और जो एलुवियल फैंस हैं वो उसके फर्टाइल होते हैं। ये आपको दिख भी रहा है, ये तो गली इरोजन का दिया हुआ है डायग्राम, सॉरी पिक्चर दिया हुआ है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जो डेनुटेशन ऑफ द सॉइल कवर, डेनुटेशन मतलब जो टॉप सॉइल है उसको रिमूव होना, ऊपर से हटना, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। The process of soil formation and soil erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है, इसलिए इनमें बैलेंस होना चाहिए। समटाइम्स ये जो बैलेंस होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। जैसे ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रही है। नेचुरल फोर्सेस अगर हम देखें तो विंड, ग्लेशियर और वाटर, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। रनिंग वाटर जो होता है क्लेई सॉइल से अगर जाता है तो वो डीप चैनल्स बना लेता है, गली, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पिक में दिख भी रहा है यहाँ पे गली इरोजन, ठीक है। तो द लैंड बिकम्स अनफिट, अब ऐसी गली बन जाएगी तो लैंड क्या फिट रहेगी क्या कल्टीवेशन के लिए, नहीं रहेगी। तो द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, और उसको हम बोलते हैं बैड लैंड। तो इन द चंबल बेसिन, जैसे लैंड इसको बोला जाता है रिवाइन, ये आता है इन द चंबल बेसिन, ये आपका अगर एनटीएससी देंगे तो वहां उसमें भी आता है रिवाइन। सी से याद करेंगे चंबल और टी, मतलब सी से याद करेंगे चंबल और टी आर, रिवाइन। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ शीट के जैसे, आप पानी क्या होता है, एक जैसे शीट के जैसे पानी नीचे आ रहा है। तो इन केस जो टॉप साइल होती है वो वॉश्ड अवे, इसको बोला जाता है शीट इरोजन। विंड जो होती है वो भी क्या करती है, लूज सॉइल कहीं पे भी होगा, देखो प्लांट्स होंगे तो क्या करेंगे, प्लांट्स की जो रूट्स है वो सॉइल को होल्ड किए रहेगी। लेकिन अगर कहीं पे भी प्लांट्स नहीं है तो विंड आएगी, पानी आएगा, उसको बाहर के ले जाएगी, टॉप लेयर हट जाएगा, ठीक है। विंड आई, उससे भी टॉप लेयर क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन।
सॉइल इरोजन किससे किससे होता है? ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स अगर फार्मिंग के यूज किए हैं। प्लॉइंग अगर देखिए प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन, इससे क्या होता है? डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, इसको बोला जाता है काउंटर प्लॉइंग। ठीक है, स्टेप्स दिए गए हैं टू कट डाउन ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन से क्या होता है? टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? सीढ़ीदार फार्मिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो पर्टिकुलर क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे 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 प्लांट्स ग्रो कर देंगे। ठीक है, जैसे ये सीढ़ियां हैं तो यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर देंगे। अब पानी आएगा लेकिन जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड किए रहेगी, तो जो सॉइल है वो वॉश डाउन नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा बताया प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन। ठीक है, काउंटर लाइन जैसे आप देखते हैं खेत है उसके अंदर पूरा अच्छे से अगर वो प्लॉइंग करें काउंटर लाइन से, इसको बोला जाता है काउंटर बनाना। मीन्स पानी क्या होगा, पानी बीच में भरेगा, सॉइल को लेके नहीं जाएगा। हम देखते हैं खेत जो होता है वो फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर काउंटर लाइन्स होती है, उसको बोला जाता है काउंटर प्लॉइंग। ऐसे की जाता है, ऐसे किया जाता है ताकि जो जैसे छोटे छोटे प्लॉट्स है, छोटे छोटे हम देखते हैं उसमें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल टाइप के बन जाते हैं, तो वहां पे पानी जो है वो क्या रहता है? जमा रहता है। ऐसा नहीं कि वो टॉप सॉइल को बहा के ले जा रहा है। ठीक है, तो प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन, इससे पानी का फ्लो कम हो जाता है डाउन द स्लोप, जिसको बोलते हैं काउंटर प्लॉइंग। और स्टेप्स जो हैं, स्लोप्स कैन बी steps can be cut out on the slopes making terraces। टेरेस कल्टीवेशन से भी सॉइल इरोजन रिस्ट्रिक्ट होता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग है, फार्मिंग सिस्टम है। लार्ज फील्ड जो है उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ स्क्वायर या फिर कुछ आपको ऐसे दिखते हैं, जो भी आपको फार्म लैंड दिखती है वो एकदम से प्लेन नहीं होती। ठीक है, तो जो वो साइड साइड में जो स्टेप्स हैं उस पर क्या करते हैं, छोटी छोटी घास उगा देते हैं, ग्रास को छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगी, रूट्स डेवलप हो जाएगी और उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि रूट्स जो है वो सॉइल को होल्ड करके रहेगी। इससे क्या होगा, फोर्स विंड भी है, अगर बहुत तेज हवा भी चल रही है तो उसके फोर्स से भी जो टॉप सॉइल है वो नहीं जाएगी। राइट, तो दिस मेथड इज कॉल्ड द स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, छोटी छोटी क्रॉपिंग स्ट्राइप्स लगा देते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट्स। ये शेल्टर बेल्ट्स तो आपको अच्छे से पता है। दी शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में इन केस ऑफ द डेजर्ट एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। राइट, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम माई साइड द चैप्टर इज ओवर। If you like my content, then do subscribe my channel, hit the like button, hit the bell icon to receive more videos, more updates, and share this video with your friends ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। ठीक है, मैं आगे और वीडियोस लेके आने वाली हूँ। ठीक है, आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आप आगे से आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो मैं आगे भी आपको अच्छे से रिवाइज करवाती रहूँगी। Thank you so much for watching this video.